जय हिंद दोस्तों। आज हम दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर हमारी बात करेंगे राजा, किसान और नगर, जो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है उस पर बात करेंगे। किस तरह से है वो 600 ईस्वी पूर्व का एक कालखंड लेंगे और इस कालखंड में है वो किस तरह से द्वितीय नगरीकरण का दौर प्रारंभ हुआ उस पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। प्यारे बच्चों, हम इतिहास में बात कर रहे थे। हमने प्रथम चैप्टर में जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात की थी। हड़प्पा संस्कृति के बाद में जो ऋग्वेदिक कालखंड आता है, उसके बाद में उत्तरवैदिक कालखंड आता है और बाद में 6ठी शताब्दी का समय है वो भारत के अंतर्गत गंगा यमुना के द्वार में विशेष तौर पर परिवर्तन का बड़ा काल रहा और इस समय जाकर के है दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसलिए जो 6ठी शताब्दी का जो कालखंड है इतिहास के अंतर्गत, इसको युगांतरकाली काल की संज्ञा दी गई है, जो 600 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 600 ईस्वी तक चलता है। ये परिवर्तन का काल है और इसमें विशेषकर है वो दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक तो ये हुआ था कि गंगा जो यमुना घाटी है, गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है उत्तर भारत, इस समय 16 बड़े राज्य अस्तित्व में आए जिनको है वो द्वितीय नगरीकरण का दौर कहा गया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण काम इस समय हुआ कि दार्शनिक जो विचारधाराओं का उदय हुआ, जिसमें हम देखेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म है वो इस समय अस्तित्व आए। फिर इसके बाद का कालखंड है वो, इसमें हम इस चैप्टर में बात करेंगे मौर्य काल के बारे में बात करेंगे, चंद्रगुप्त की बात होगी, अशोक की होगी, ग्रामीण परिदृश्य की क्या स्थिति थी, मौर्य काल में व्यापार की क्या स्थिति थी, आर्थिक स्थिति किस तरह की थी, सामाजिक स्थिति क्या थी। 600 बीसी से लेकर के 600 जो सी का कालखंड है, इस दौर में क्या क्या आर्थिक परिवर्तन हुए, राजाओं की क्या स्थिति रही, भूमिदान की क्या स्थिति रही, जो अभिलेख हैं वो किस तरह से हमारे इतिहास के अंतर्गत अध्ययन में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, उन पर हम बात करते हैं। मैं एक संरचना बनाऊंगा, उससे आप सारे चैप्टर को है वो समझेंगे। और ये क्लास है वो बोर्ड क्लास के बच्चों के लिए तो है ही, साथ ही अन्य जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर कंपटीशन का आधार स्तंभ एनसीईआरटी है और 12th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आप किसी भी तरह के कंपटीशन को नहीं कर पाओगे। और इसमें से सारे सवाल है वो वैसे कंपटीशन में पूछा जाता है, सिविल सेवा में 101% पूछा जाता है, तो अन्य विद्यार्थियों के लिए है वो लाभदायक होगा। मैं इसकी संरचना है वो बना देता हूं, फिर हम बात करेंगे एक एक टॉपिक के ऊपर है वो सूक्ष्म दृष्टि से हम पढ़ेंगे कि कोई भी बात है वो हमारी पीछे नहीं रहनी चाहिए। तो संरचना है वो देखते हैं क्या होगी इस चैप्टर में, क्या क्या अध्ययन के हमारे बिंदु होंगे। प्यारे बच्चों, यदि संरचना में देखा जाए अध्ययन के बिंदु, तो इसमें हम देखेंगे कि जो 6ठी शताब्दी का जो कालखंड है ये किस तरह से एक युगांतरकारी परिवर्तन का कालखंड रहा उसको देखेंगे। 6ठी शताब्दी का जो कालखंड है इसको युगांतरकारी कहा गया। युगांतरकारी एक युग का बहुत बड़ा परिवर्तन का काल है वो 6ठी शताब्दी का रहा। क्यों रहा? ये दो तरीके से रहा। एक तो इसमें कौन सी बात आ जाएगी कि 16 बड़े राज्यों का उदय, 16 महाजनपद, और दूसरा है वो दो जो धर्म है उनका उदय होता है। प्रारंभ में ये दो पंथ के रूप में थे, आगे जाकर धर्म में तब्दील हुए। एक बौद्ध धर्म जिनके संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए और एक जैन धर्म जिनके संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ हुए। और फिर है वो महावीर स्वामी ने इसको नए तीरे से स्थापित किया। 24वें तीर्थंकर हुए, 24वें अध्यापक हुए, इन्होंने है वो जैन धर्म को नए सिरे से स्थापित किया। तो उन दो धर्मों की है वो बात करेंगे। फिर इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे कि क्या ये इस तरह से है, ये जो युगांतरकारी है ये लैंडमार्क है वो हिस्ट्री में, इसको क्यों माना गया, ऐसी कौन सी स्थिति रही, ऐसे कौन से परिवर्तन रहे कि इसको है वो लैंडमार्क माना गया इतिहास के अंतर्गत। फिर हम बात करेंगे कि साहब जो अशोक है इसके अभिलेखों को पढ़ा था और एक व्यक्ति का नाम आता है जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रीसेप ने किस तरीके से है वो अभिलेखों का अध्ययन किया और जिसके कारण भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो अभिलेख अशोक के थे उनको लोग पढ़ नहीं पाए थे और पहली बार ये अंग्रेज अफसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने 1838 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में जो अशोक के अभिलेख जगह जगह से हमें मिलते हैं उनका अध्ययन करने का काम कौन कर रहा है? जेम्स प्रीसेप कर रहा है। उससे है वो इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। फिर हम बात करेंगे 16 महाजनपदों की बात करेंगे। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद का मतलब हुआ 16 बड़े बड़े राज्य थे। उन बड़े बड़े राज्यों की है वो बात करेंगे किस तरह से है वो ये गंगा घाटी में जो द्वितीय नगरीकरण माना जाता है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण का क्या मतलब हुआ? द्वितीय नगरीकरण का आज से हुआ
कि पहले हड़प्पा सभ्यता थी उसको भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण, नगरीकरण का मतलब नगर विकसित हुए। हमने देखा जो सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ी उसमें किस तरह बड़े बड़े नगर आए, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है, धौलावीरा है, बनावली है, चंदहुद्रो है, ऐसे नगर आए। तो इस समय भी है वो बड़े नगर आते, इसलिए इसको द्वितीय नगरीकरण यानी दूसरी बार नगर स्थापित होते हैं, उसकी है वो बात करेंगे। फिर मौर्य प्रशासन की है वो बात करेंगे, मौर्य काल के बारे में बात करेंगे, मौर्य काल की बात करेंगे, मौर्यों का प्रशासन। यहां से है वो हमारा एक बड़ा सवाल बनता है मौर्य काल मौर्य प्रशासन से। फिर है वो बात करेंगे कि दक्षिण में है वो नवीन राजधर्म का उदय हुआ, उनकी बात करेंगे कि राजधर्म के सिद्धांतों में कुछ है वो बदलाव आया। फिर है वो बात करेंगे कि ग्रामीण परिदृश्य है वो किस तरह से बदला, ग्रामीण परिदृश्य, ग्रामीण परिदृश्य है वो बदला कि देहात में है वो किस तरह से परिवर्तन आया। भूमि जो दान है उसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। फिर हम देखेंगे कि अभिलेखों को किस तरह से पढ़ा जाता है, उनको बारे में करेंगे। और फिर अभिलेखों को जो पढ़ने का है उसमें कुछ परिवर्तन है वो आए, उनको चीज भी देखेंगे, यानी अभिलेखों को कैसे पढ़ा जाता है, अभिलेखों को कैसे पढ़ा गया। फिर हम देखेंगे अभिलेखों के अध्ययन की प्रवृत्ति क्या है, यह सवाल पूछा गया प्रवृत्ति। और विशेषकर कंपटीशन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिविल सेवा में जब जाते हैं तो हमें लिखना पड़ रहा है और वहाँ प्रवृत्ति को पूछी जाती है, इतिहास के जो वो सीनियर लेवल पर जानकारी रखते हैं उनके लिए। तो ये कालखंड है आपका 600 जो BCE से लेकर के है वो 600 CE तक का। इसको आप हमेशा क्या पढ़ोगे, BCE पढ़ोगे, ये ईस्वी पूर्व है वो नहीं पढ़ोगे। इतिहास के जानकार और ऑप्शनल सब्जेक्ट के स्टूडेंट होने के नाते इसको कॉमन एरा कहा जाता है और इसको बिफोर कॉमन एरा है वो कहा जाता है। ये ईस्वी पूर्व और ये ईस्वी सन में चलेगा। देखते हैं महत्वपूर्ण पहलू हमारा क्या निकल कर आता। वो प्रथम आया 6ठी शताब्दी से पहले की स्थिति। ये जो 6ठी शताब्दी का दौर है इसमें इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हुआ, ऐसी कौन सी है वो स्थितियां रही जिनके कारण है वो 6ठी शताब्दी में बड़े पैमाने के ऊपर परिवर्तन देखने को माना जाता है। और इस समय है वो इतिहास में इसको है वो एक लैंडमार्क माना गया, एक महत्वपूर्ण है वो कालखंड विभाजन इतिहास का यहीं से होता है भारतीय इतिहास में। तो उसके क्या कारण है प्यारे बच्चों, इसमें जो दिया गया है कि साहब जो 6ठी शताब्दी का जो दौर है इससे पहले की स्थिति के ऊपर गौर की जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में एक सभ्यता थी, वह कौन सी थी, आपकी हड़प्पा सभ्यता थी। और उस हड़प्पा सभ्यता के बाद में है वो ऋग्वेद का जो कालखंड आता है, वेदों को लिखने का कालखंड है। थोड़ा सा है वो मैं हिस्ट्री को आपको पुनः यहाँ एक ब्रीफिंग कर लेता हूं ताकि कालखंड आपके समझ में आ जाए। पहली हमारी थी हड़प्पा, आपको कड़ी में इतिहास के पकड़ा देता हूं, ये यहां तक है वो गैप रहा। हड़प्पा का जो हमने कालखंड पढ़ा था वो 2600 से लेकर के है वो 1900 BC तक का था, ठीक है। दूसरा इसके बाद में जो कालखंड आता है वो आता है आपका जो ऋग्वेदिक कालखंड आता है, या फिर इसको कहेंगे वैदिक काल लिख लेते हैं, वैदिक काल आता है। इसमें भी एक ये है वो मारक है इतिहास में, इसके बीच में जो ये कालखंड आता है या ताम्र पाषाण संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी, ताम्र पाषाण संस्कृतियां कैसी थी, ये ग्रामीण थी, कैसी थी, ये ग्रामीण थी, ठीक है सर। तो वैदिक काल और वैदिक काल का है वो दो भागों में विभाजन किया गया, एक आता है ऋग्वेद का काल और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल इसको कहेंगे कि केवल और केवल एक ही है वो ऋग्वेद लिखा गया और इसका जो समय था वो 1500 से लेकर के 1000 BCE तक का कालखंड है। और ये जो उत्तर वैदिक कालखंड है ये आपका 1000 से लेकर के हैं वो 600 BCE तक का कालखंड है, ये बात है। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण काल आ गया है इसको कहा जाता है द्वितीय नगरीकरण का काल। क्या कहा गया है, द्वितीय नगरीकरण या महाजनपद काल कहेंगे इसको, महाजनपद काल। और महाजनपद काल कब से शुरू हो रहा है, ये जहां पर ये खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, तो 600 BCE से ये शुरू हुआ। और हमें जो पढ़ना है वो 600 BCE से लेकर के कहां तक का है, वो 600 CE यानी कॉमन एरा AD तक का है वो पढ़ना है, ईस्वी सन तक का है वो पढ़ना है, ये ईसा पूर्व तक का है वो मैं लिख लेता हूं ताकि थोड़ी आपको सहूलियत रहेगी। हम है वो परंपरागत इसी तरीके से पढ़ते आ रहे। तो ये जो गैप था इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया, प्रथम नगरीकरण कहा गया,
प्रथम नगरीकरण, और इसको क्या कहा गया, इसको द्वितीय नगरीकरण कहा गया। अब हुआ क्या था कि पहले नगर स्थापित हुआ, नगर का बाद में हो गया पतन, नगर का पतन हुआ तो बाद में क्या आई, वापस ग्रामीण संस्कृतियों का काल है। तो ये जो इनके बीच का कालखंड है वो ये 1900 और ये 1500, यानी तकरीबन बीच में 400 वर्षों का गैप आता है, और 400 वर्षों के गैप में है वो ग्रामीण संस्कृतियां विकसित हुई। कैसी हुई, ग्रामीण संस्कृतियां विकसित हुई। इनको ताम्रपाषाण संस्कृतियां कहा गया, और चरावाओं की बस्तियों के हमें है वो साक्ष्य मिलते हैं इस समय। इसके कारण ये कालखंड महत्वपूर्ण हुआ कि वापस ग्रामीण संस्कृतियों के बाद में पुनः है वो नगर आई, पुनः इसके बाद में कौन सा है, वो नगरीकरण का दौर है वो प्रारंभ हुआ। यह नगर अस्तित्व में आए। इस कालखंड में वो नगर नहीं थे, क्योंकि जो वैदिक आर्य थे वे कैसे थे, कबीले में थे, कबीलाई जीवन था इनका। कैसा था इनका, कबीला का था। एक जगह से है वो दूसरी जगह पर ये जाने का है वो काम कर रहे थे, निरंतर है वो जगह जगह भटकाव की स्थिति थी आर्यों की। और आर्य जो ये ऋग्वेद लिखा गया, ये ऋग्वेद आप देखोगे प्यारे बच्चों तो ये लिखा गया है आपका जो सप्त सैंधव प्रदेश है। ये सवाल आपका छोटा है वो बनता है कि ऋग्वेद का है वो लेखन कार्य कहां पर हुआ, कौन सा क्षेत्र था ऋग्वेदिक आर्यों का निवास स्थल, तो कौन सा था, सप्त सैंधव प्रदेश है, जो सिंधु घाटी का पंजाब के अंतर्गत जो क्षेत्र है, ये व्यास का, चिनाब का, यहाँ से लेकर के गंगा यमुना का, दोआब का बीच का भूभाग है, वो साफ जो नदियों का क्षेत्र है, ये सप्त सैंधव प्रदेश था। यहाँ पर ऋग्वेदिक है वो आर्यों ने जो ऋग्वेद का लेखन कार्य होता है। उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे आर्य कहाँ पर आ गए थे, गंगा यमुना के दोआब में आ गए थे, गंगा दोआब, गंगा यमुना का जो दोआब है उस क्षेत्र में आ गए थे। आज का उत्तर प्रदेश का, बिहार का ये भूभाग था, इस समय आ गए थे। तो यहाँ पर ये बड़ा परिवर्तन हुआ प्रथम के साहब यदि देखा जाए तो हड़प्पाई कालखंड के बाद में, हड़प्पा जो संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति के बाद में, हड़प्पा संस्कृति के बाद में सप्त सैंधव प्रदेश में, आपसे ये लिखना पड़ेगा, बाकायदा है वो सवाल पूछा गया है। बाद में सप्त सैंधव प्रदेश में, सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद का लेखन कार्य हुआ, लेखन कार्य हुआ। तो एक तो ये परिवर्तन बड़ा निकल करके आया। दूसरा परिवर्तन ये आया कि इस जो हड़प्पाई काल और ऋग्वेदिक कालखंड के बीच में है वो ताम्रपाषाण संस्कृतियां हैं, वो ज्यादातर हमें दक्कन का पठार और उत्तर भारत से मिल रही। जैसे कि आप देखोगे कि आहड़ है, गिलोंड संस्कृति है हमारे राजस्थान से मिल रही, एरन है, कायथा है, मालवा ब्रजभांड है, जोरवे संस्कृति है, ऐसी संस्कृतियों के है वो हमें दक्कन और दक्षिण भारत से मिलने का काम कर रहे। तो हम कहेंगे कि जो ताम्रपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल में ग्रामीण संस्कृतियों के अवशेष, ताम्रपाषाण काल में ग्रामीण संस्कृतियों के अवशेष मिले, वो भी एक तरह से नवीन जो परिवर्तन है वो इसके बाद में शुरू होता है। फिर हम देखेंगे कि जो दक्कन है, दक्षिण का जो पठार है, हमें चरावाहों की बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। चरावाहों की जो दक्कन का पठार है, दक्षिण भारत, दक्षिण है, दक्कन के पठार से हमें चरावाहों की बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। ये जो फोटो देख रहे हो आप, ये भेड़ गडरिया है, वो भेड़ बकरियां चारने का काम है, वो चराने का है, वो काम कर रहे हैं ये। तो हमें वहां पर है वो किसके साक्ष्य मिल रहे हैं, चरावाहों के, यानी पशुओं को चराने के है वो साक्ष्य मिल रहे हैं। फिर एक जो ये कालखंड हमारा आता है महापाषाण काल है, महापाषाण काल। महापाषाण काल के दौरान शवों के साथ शव
डेड बॉडी शवों के साथ लौह उपकरणों को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले जिनके कारण आगे जाकर के है वो बहुत बड़ा परिवर्तन होने का काम है वो हुआ। तो क्या कहोगे आप है कि छठी शताब्दी जो पहले का स्थिति थी उसमें क्या क्या स्थिति रही। तो क्या कहोगे कि जो हड़प्पा संस्कृति थी प्रथम नगरीकरण था, उसके बाद में है वो ग्रामीण संस्कृतियों का जो दौर आया, फिर हमने देखा कि ऋग्वेद के लेखन का काम हुआ, फिर है वो देखेंगे कि किस तरह से है वो चरावाओं की बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, कृषकों के है वो साक्ष्य मिलते हैं, और महापाषाण काल के दौरान है वो बड़े परिवर्तन देखने को मिले जिनके कारण आगे जाकर के है वो छठी शताब्दी में बड़े परिवर्तन होते हैं। तो ये बड़े परिवर्तनों के द्योतक है वो यहाँ से निकल कर आए। तो ये आप जो देख रहे हैं वो ऋग्वेदिक है, फिर आप देख रहे हो कि ये किसानों की है, और फिर ये एक फोटो शव का देख रहे हो जिनके साथ में है वो लोहे के कुछ है वो उपकरण है वो साथ में रखे जाते थे। तो ये एक स्थिति आपकी आती है छठी शताब्दी का कालखंड। आगे है वो बात करेंगे हम, जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो जेम्स प्रिसम। जेम्स प्रिसम एक अंग्रेज है वो अधिकारी हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, और उन्होंने है वो पहली बार क्या किया, अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया। तो कहेंगे कि जेम्स, ये आपका सवाल छोटा पूछा गया है, बोर्ड के अंतर्गत पूछा गया सवाल है। जेम्स प्रिसम ने 1838 में, कब है, जेम्स प्रिसम ने 1838 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का काम किया, जिससे अशोक के बारे में, जिससे जो मौर्य सम्राट अशोक, जिससे अशोक के बारे में नवीन जानकारियां मिली। तो हुआ ये था कि जेम्स प्रिसम ने 1838 में अशोक के हैं वो अभिलेखों को, जो ब्राही और खरोष्टी लिपि थी, इन लिपियों को है वो पढ़ने का काम किसने किया, जो इसने किया, और जिसके कारण है वो मौर्य के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिली। और अभिलेखों में हमने ये चीज पाई थी कि कुछ अभिलेख जिनके ऊपर है वो एक शब्द मिलता प्रियदर्शी। क्या शब्द है, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का अर्थ है प्रिय दिखने वाला। प्रियदर्शी का क्या है, प्रिय दिखने वाला। तो प्रिय दिखने वाला तो कौन हो सकता है, जिनको प्रिय होगा। तो ये प्रियदर्शी राजा का नाम है, जिसको मनोरमुखाकृति वाला राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनोरमुखाकृति, मनोरमुख रूपी आकृति, मनोहर सुंदर मुख रूपी आकृति वाले राजा का है वो उसके ऊपर नाम मिलता है। तब है वो पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि ये शायद अशोक के बारे में है वो बात की जा रही है। तो जेम्स प्रिसम सर्वप्रथम 1838 के अंतर्गत है वो बात की गई। तो ये एक बड़ा पहलू महत्वपूर्ण निकल कर आया। जेम्स प्रिसम की इस खोज ने बहुत बड़ा बदलाव हुआ। तो इसका आप है वो एक फोटो क्लिक कर लीजिए और आप इसको कॉपी में नोट करके लिख लीजिए कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम किसने किया, जेम्स प्रिसम। और उसमें प्रियदर्शी नाम में वो मिलता है मनोरमुखाकृति वाला राजा, मनोरमुखाकृति। और वह राजा कौन है, अशोक। तो ये एक बड़ी खोज रही। इसके बाद में है वो मौर्यों के बारे में बहुत ज्यादा हमें जानकारी मिलती है। फिर हम देखेंगे कि प्रारंभिक राज्य और 16 महाजनपद, यानी क्या हुआ था कि हमें है वो गंगा घाटी के अंदर प्रारंभिक है वो राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है, और 16 है वो महाजनपद हमारे सामने निकल कर आते। तो कहेंगे कि प्रारंभिक जो राज्य हैं, जो 16 महाजनपद है वो सामने निकल कर आए। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद।
महाजनपद का सामान्य जो आज से देखोगे आप बच्चों, तो महाजनपद का सामान्य आज से है बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े राज्य जहां कोई जन यानी लोग निवास करते थे। तो एक बात आई कि साहब आरंभिक जो राज्य हैं वो हमें गंगा घाटी में 16 बड़े राज्यों का है वो उल्लेख मिलता है, और ये 16 राज्य कब है अस्तित्व में आए, ये 600 BCE के अंतर्गत आए, यानी 6ठी शताब्दी में आए। कब आए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है, ये कालखंड में है वो निकल कर आए। अब ये जो आए तो इन 16 महाजनपदों के उदय के क्या कारण रहे भाई, क्यों अब अस्तित्व में क्यों आए, तो उदय के कारण के ऊपर हमारा सवाल बनता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा 16 महाजनपदों के उदय के कारण बताइए। तो 16 महाजनपदों के उदय के कई कारण थे। पहला तो ये था कि जो गंगा और जो यमुना का ऊपरी दोआब था, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इसकी जमीन है वो उर्वरक थी। उर्वरक यानी उपजाऊ जमीन थी। उपजाऊ जमीन थी तो क्या हुआ कि गंगा यमुना जैसे जो सदा नीरा बह रही है गंगा, तो उससे उपजाऊ जमीन से सिंचाई के साधनों का विकास हुआ, और सिंचाई के साधनों का विकास हुआ, फलत है वो जाकर के नगर विकसित हुए। तो यहाँ पर कहेंगे कि कृषि का है वो अधिक उत्पादन हुआ। फिर दूसरी बात कहेंगे कि इस कालखंड में जाते जाते है वो लोहे की खोज हो चुकी थी, और लोहे की जानकारी हमें प्राप्त हुई, और झारखंड का जो क्षेत्र है वहां से लोहा ज्यादा मिलता था। फलत बड़े जो लोहे के हल है वो बड़े फाल वाले हल आए, जिनके कारण है वो जमीन को बहुत ही गहराई से है वो खोदा जाता था। तो एक ये तरीका आया कि अधिक जो गहराई तक बीज जाता है तो अधिक उत्पादन है वो दे रहा है, तो जिनके कारण उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। फिर शक्तिशाली शासक हैं वो यहाँ पर उत्तर भारत में पनपने का काम हुआ। और फिर आप देखोगे कि मगध और ये जो आसपास का क्षेत्र, यहाँ जंगल है वो घने थे, जिनके कारण हाथियों की संख्या ज्यादा थी। इसके कारण है वो 16 बड़े महाजनपद निकलने का काम है हुआ, यानी राजाओं को सेना के लिए हाथी है वगैरह मिल जाते थे। फिर कृषि में अधिक उत्पादन है वो होने का काम हुआ, इनके कारण है वो 16 बड़े राज्य उदय हुए। तो राज्यों के उदय होने का कारण है कृषि में अधिशेष। कृषि में अधिशेष का मतलब हुआ अधिक उत्पादन। कृषि में अधिशेष पनपा, अधिक उत्पादन हुआ, और जब कृषि में अधिक उत्पादन हुआ तो मैंने बताया कि क्या होगा, व्यापारिक गतिविधियां होगी, एक बात। दूसरा कहेंगे कि लोहे की खोज हो गई थी, लोहे की खोज, और लोहे की खोज हुई तो क्या हुआ, बड़े फाल वाले हैं वो हल आए, बड़े फाल वाले हल हैं वो कैसे आए, बड़े फाल वाले हल है वो आए, जो क्या कर रहे थे, जमीन को गहराई से खोद कर रहे वो उपजाऊ है उसमें बीज बोया जाता था। फिर आप कहोगे कि साहब जो सिंचाई के साधनों का है वो विकास, सिंचाई के साधनों का विकास हो चुका था, जिनके कारण है वो क्या हुआ कि है वो सिंचाई के साधन अच्छे हुए, सदा नदियां बह रही थी तो उत्पादन तो होगा। तो ये 16 महाजनपद आपके निकल कर आए। अब 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहां से मिल रही है, उनको भी है वो आप देख लीजिए जानकारी। 16 महाजनपदों के बारे में यदि जानकारी की बात की जाए प्यारे स्टूडेंट तो दो बात निकल कर आई। जैसे तो अलग अलग ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है, लेकिन आपका एक छोटा सवाल यहाँ से बनता है 2 अंक में, और पूछा गया सवाल है 2018 में शायद पूछा गया सवाल था। तो यह था कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी है वो 2 स्रोत हमारे महत्वपूर्ण है, 2 स्रोत हैं, 2 माध्यम है। एक तो एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो मिलता है। तो बौद्धों का ग्रंथ है, उनका ग्रंथ का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में है वो, तो अंगुत्तर निकाय। या फिर पूछा जाएगा किन 2 ग्रंथों में, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 बड़े राज्यों का। और एक दूसरा जो ग्रंथ है वो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी है वो 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। हालांकि वो काफी हद तक दोनों में समानता, बाकी पूर्ण दोनों में नहीं।
परिशिष्ट पर्वन से भी मिलता है, पातंजलि की है उससे भी है, वो अष्टाध्यायी से मिलने का काम कर रहे हैं, तो उनसे भी है वो आपकी अलग अलग ग्रंथ है वो मिल रहे हैं। तो जानकारी के स्रोत बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। 16 बड़े राज्य, इन 16 बड़े राज्यों में है वो कुछ राज्यों के हम नाम भी है वो लिख लेंगे कि 16 बड़े है वो राज्य थे। तो कुछ एक राज्यों के वो मैं नाम लिख लेता हूँ, 16 बड़े राज्य। अंग है, इस मगध को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इसकी है वो बात करेंगे हम, क्या करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लो, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, वज्जी है। वज्जी को है वो आप अंडरलाइन करके इसको कर लेना, गणतंत्र था ये, मैं बताऊंगा अभी क्या था ये गणतंत्र। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, फिर है वो चेदी आ जाएगा, फिर है वो अस्मक आ जाएगा, अवंती है वो आ जाएगा। नौवा है वो लिख लेते हैं कुरु था, फिर है वो कौन सा था, पांचाल था, फिर हमारा वत्स है वो था, फिर है वो मत्स्य की बात कर लेते हैं, वत्स आ गया, कौशाम्बी है वो आ गया, फिर हम बात करेंगे 13वां की बात कर लेते हैं, गांधार है वो आ गया, अस्मक है वो आ गया, अस्मक इसमें तो कहीं नहीं आया, अस्मक आ गया, कंबोज है वो आ गया, सूरसेन है वो आ गया। तो ये अलग अलग है वो राज्य निकल कर आए, 16 बड़े ये राज्य थे। इनमें है 16 बड़े राज्यों में 2 तरह के राज्य थे। किस तरह के थे? 2 तरह के हैं वो राज्य इन 16 राज्यों के अंतर्गत थे, उनको हम देख लेते हैं। तो ये 16 बड़े आपके राज्य और कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए कृपया इनको है वो नोट कर लेना। तो कहेंगे कि सबसे है वो 4 है वो जो ये थे, ज्यादातर राजतंत्र थे, ज्यादातर क्या थे? राजतंत्र। और राजतंत्र थे तो क्या होगा? जहां पर राजा का शासन था, जहां पर राजा का शासन था। ठीक है सर। दूसरा है वो इनमें से कुछ है वो गणतंत्र थे, कुछ गणतंत्र थे जहां पर सामान्य जनता का शासन था, सामान्य जनता का शासन था। ठीक है। और तो ये जो वज्जी संघ की हमने बात की कि वज्जी संघ है वो एक क्या था आपका? वज्जी संघ है वो एक गणतंत्र था, और वज्जी संघ है वो गणतंत्र तो सामान्य जनता का शासन था, यानी राजा का शासन नहीं था। फिर है वो कुछ राजतंत्र उसमें शक्तिशाली थे, जैसे मगध है वो सबसे शक्तिशाली था। मगध है वो क्या था? सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली जनपद, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल मगध था। और आगे जाकर के इन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली होता है वो मगध होता है। मगध में पूरे उत्तर भारत को है वो कवर करने का काम मगध के द्वारा किया जाता है। हर्यक वंश के बिंबिसार से लेकर के आगे पूरा का पूरा है वो हर्षवर्धन तक का भी काल है वो मगध के इर्द गिर्द ही रहता है। मगध है वो बड़ा केंद्र रहता है। फिर है इसमें देखा जाए तो कौशल भी है वो बड़ा शक्तिशाली है वो महाजनपद हुआ। उसके बाद में जो शक्तिशाली राजतंत्रों में आता है तो कौशल का भी है वो आता है, वत्स का भी है वो नाम आता है, और अवंती का भी है वो नाम आता है। अवंती कहाँ गया? ये अवंती। अवंती की है वो 2 राजधानी थी, एक उज्जैनी थी, दूसरी माहिष्मती थी।
आपने है वो देखी होगी माहिष्मती साम्राज्य, तो उस माहिष्मती से इसका है वो नाम लिया जाता है। हालांकि जो माहिष्मती उसका उल्लेख है वो उसका इतना बड़ा इतिहास नहीं है, वो एक फिल्म के दृश्य से बनाया गया। तो आप वो माहिष्मती कटप्पा ने है वो बाहुबली को है वो क्यों मारा था, उसका आप जवाब देना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो उस माहिष्मती की बात करेंगे। तो ये हमारे 16 है वो बड़े महाजनपद आए, और इसमें हम एक महाजनपद को यहाँ से पकड़कर लेंगे मगध को, और मगध के ऊपर हम विस्तृत तौर से बात करेंगे कि किस तरह की है वो हमारी स्थिति है वो निकल करके आई। 16 महाजनपदों के बारे में आप थोड़ा सा है वो देख लीजिए। यह जो सबसे उत्तर में था ये कौन था हमारा, आप देखोगे कि तक्षशिला, ये जो गांधार था महाजनपद, कौन सा जनपद है, गांधार महाजनपद था इस समय, और इसकी राजधानी कौन सी थी, तक्षशिला थी। तो गांधार महाजनपद, और राजधानी इसकी थी तक्षशिला, राजधानी कौन सी थी, तक्षशिला थी। तो एक तो राजधानी इसकी थी वो तक्षशिला थी। कहा जाता है कि भरत के पुत्र हुए थे तक्षक, उन्होंने स्थापित की, और दूसरी थी पुष्कलावती, तो ये भी भरत के पुत्र को दी हुई थी। भरत रामचंद्र जी के भाई भरत हुए थे उनको। फिर आप देख रहे हैं कि ये जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद राजस्थान में था। कहां पर था, राजस्थान में, और सबसे ये पश्चिम में था, सबसे पश्चिम में। ये अंग है ना, अंग ये सबसे पूर्व में था। अंग की राजधानी थी चंपा, तो इस चंपा की है वो बात कर ले। ये फिर आपका अश्मक है, ये सबसे दक्षिण में था, सबसे दक्षिण में। आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर कौन सा था, अश्मक है वो महाजनपद था। ये है वो अवंती है, और अवंती की ये उज्जैन है वो इसकी राजधानी थी, और दूसरी इसकी राजधानी थी वो माहिष्मती थी, माहिष्मती या महिष्मती कह दो, महिष्मती। ये परीक्षा में पूछे गए कंपटीशन में, तो कंपटीशन वालों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ये सूरसेन है, तो सूरसेन की राजधानी है, सूरसेन है उसकी राजधानी मथुरा है, और इसके कौन थे, कृष्ण है वो इस कबीले के थे। ये कुरु जनपद है, इसकी दो राजधानियां, एक अहिच जो एक तो इंद्रप्रस्थ है वो थी, और दूसरी हस्तिनापुर थी। दूसरी कौन सी थी, हस्तिनापुर थी। आपने है वो महाभारत देखी होगी, दुर्योधन हट्टी ये मानता नहीं तो हस्तिनापुर है वो एक राजधानी, दूसरी इंद्रप्रस्थ जो पांडवों को दी गई थी बाद में। ठीक है साहब, ये पांचाल है, और पांचाल की राजधानी एक तो थी अहिछत्रपुर, और दूसरी राजधानी थी वो काम्पिल्य थी। कौन सी थी, काम्पिल्य। ये काम्पिल्य भी है वो आ गई आगे। वत्स की राजधानी कौशाम्बी आधुनिक इलाहाबाद है। चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी। कौन सी थी, सुक्तिमती या सौतिमती है वो थी। और ये जो क्षेत्र देख रहे हो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मगध है। कौन है, मगध है, और इसकी राजधानी क्या थी, श्रावण राजगीर है वो मगध की राजधानी थी। तो इसको हम देखेंगे, ये हमारे महत्वपूर्ण राजधानी आ गई मगध। तो बात करेंगे मगध महाजनपद के ऊपर आगे। देख रहे हो लोकेशन आप, भारत के हैं वो पूर्व के अंतर्गत है वो आया हुआ है, पूर्णतः पूर्व नहीं कहेंगे। ये जो क्षेत्र है वो बिहार का क्षेत्र है, आधुनिक समय का बिहार का, उस समय का झारखंड का भी है वो कुछ भूभाग आता था। तो इस क्षेत्र में मगध महाजनपद है वो पनपा। तो मगध महाजनपद कहेंगे कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी देखी जाए बच्चों तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी, राजगृह थी। कौन सी थी, प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। राजगृह का जो सामान्य अर्थ होता है वो राजाओं का घर, राजाओं का घर है वो राजगृह थी। ये 5वीं है वो सदी। फिर 4वीं सदी में इसकी राजधानी है वो बदली गई थी। फिर 4वीं सदी में राजगृह के बाद में है वो मगध की राजधानी कौन सी हो गई थी, पाटलिपुत्र हो गई थी। आगे मैं पाटलिपुत्र का इतिहास बताऊंगा आपको।
पाटलिपुत्र है वो हो गई थी। पाटलिपुत्र का मतलब आज का आपका पटना से है, आज का जो पटना है बिहार की राजधानी पटना, वो उस समय का पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो ये मगध की स्थिति निकल आई। अब ये जो स्थिति निकल कर आई तो मगध है वो शक्तिशाली होने के कारण है वो क्या रहे, इसके ऊपर बात करेंगे कि साहब इतने ये राज्य थे, इनमें से मगध एक शक्तिशाली क्यों रहा, तो उसके कारणों पर है वो विस्तृत बात करते हैं। आपसे सवाल यहां से बनता है 4 अंक का, मगध के शक्तिशाली होने का क्या कारण। पहला कारण यह है कि मगध है वो गंगा दोआब में स्थित था, गंगा दोआब में स्थित था, जहां सिंचाई के साधनों की अपार है वो संभावना थी। तो ये एक मगध की स्थिति आई। दूसरा यदि देखा जाए तो मगध है वो क्या था, उत्तर भारत में, और लोहे की खान है वो यहां पर थी। तो कहेंगे कि लोहे की खदानें हैं वो मगध के पास में थी, लोहे की खदानें मगध ठीक है। फिर कृषि का अत्यधिक है वो विकास हुआ, गंगा दोआब का क्षेत्र है, उपजाऊ जमीन थी, तो कृषि का क्या हुआ, अधिक विकास हुआ, कृषि का अधिक विकास हुआ, क्योंकि लोहे के जो फाल वाले बड़े हल हैं उनका प्रयोग हुआ, लोहे के फाल वाले हलों का है वो प्रयोग हुआ। ठीक है साहब। फिर हम देखेंगे कि मगध के जो शासक हुए थे और मगध के राजाओं की नीतियां भी अच्छी थी। मगध के शक्तिशाली राजाओं की अच्छी है वो नीतियां थी। और दूसरा जो मगध के आसपास का क्षेत्र, वहां हाथियों की संख्या है वो ज्यादा उपलब्ध थी, हाथी मिल जाते थे, और हाथी का उपयोग ये क्या करते थे, सेना के अंतर्गत है वो हाथी का कर रहे थे। तो मगध के पास में हाथियों की उपलब्धता थी। हाथियों की उपलब्धता थी। जिसके कारण क्या होता था, सेना की पूर्ति होती थी, जिसके कारण सेना की मजबूत स्थिति थी, और सेना की मजबूत स्थिति थी तो सेना के बल पर क्या करो, तलवार के बल पर साम्राज्य का विस्तार करो। और इसलिए मगध ने जो आसपास के जो राज्य थे इनके ऊपर आक्रमण किया, उनको जीता, वहां से धन संपदा थी तो वो भी लौट कर लाने का काम किया। तो इन्होंने क्या किया, दूसरे राज्यों से भी धन है वो हथियाने का काम किया, तो इसके कारण भी शक्तिशाली हुआ। दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर धन संपदा की वसूली की। ये कारण थे मगध के शक्तिशाली होने के। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण हैं, वो निकल कर आ गए कि मगध किस तरह से है वो शक्तिशाली हुआ। और मगध के जो शासक हुए उनकी भी है वो अच्छी नीतियां रही, जिनके कारण है वो मगध उत्तर भारत को कवर करने का काम हुआ कि किस तरह से है वो मगध ने बिंबिसार के समय है वो राजधानी केंद्र बनाकर आगे जाकर के है वो तकरीबन 600 से लेकर 600 तक का कालखंड ईस्वी सन का है। वो इस समय अवधि में 1200 वर्षों तक उत्तर भारत को पूरा कवर कौन करता है, मगध करता है। जिस तरह से दिल्ली है वो भारत की लंबे समय तक राजधानी रही, उस समय प्राचीन भारत की जो राजधानी है वो मगध लंबे समय तक रही। मगध ने है वो पूरे भारत को कवर शासन करने का काम किया। तो इसका भी है वो आप एक फोटो जल्दी से क्लिक कर लीजिए। आगे है वो हम बढ़ेंगे मगध के ऊपर। अब मगध के जो कुछ राजवंश हुए वे भी शक्तिशाली हुए थे, उनकी भी थोड़ी सी बात है वो कर लेते हैं। तो मगध के कुछ राजवंश हुए थे।
मगध के शक्तिशाली मगध का एक राजा हुआ था जरासंध। जरासंध का आपने नाम सुना होगा। जरासंध बार बार आक्रमण करता था और है वो मथुरा के ऊपर तो हमेशा उठते रात थमते है। वो जो ही सुबह हुई शाम पड़ी, मगध का राजा जरासंध कहाँ है, वो आक्रमण करता मथुरा पर। और उसके लिए तो उसने एक कागज भी भेजा था, क्योंकि जो मथुरा का राजा कंस था, जो कृष्ण का मामा था, तो मामा कंस है वो हुए थे। लोग अक्सर कहते हैं मामा कंस किसी के भी नहीं हो। तो कंस के साथ में है वो जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों का विवाह है वो कंस के साथ में किया, और इस नाते जरासंध का दामाद कौन हो गया, कंस है वो हो गया। इसके लिए है वो बाद में कृष्ण ने कंस का वध कर लिया, तो बाद में है वो उसकी 2 पुत्रियां विधवा हो गई। तो जरासंध ने बार बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया और एक समय तो कागज लिखकर कहा कि यदि कृष्ण को है वो मथुरा से निकाल दो तो मैं मथुरा पर आक्रमण नहीं करूंगा, नहीं तो हमेशा करूंगा। तो फिर आगे कृष्ण ने भी है वो विचार बदला, जरासंध को पराजित भी किया था और बाद में है वो इन्होंने कहा कि हम यहाँ से छोड़कर है वो चले जाते हैं। फिर ये रण छोड़ हुए, रण को छोड़कर है वो गए तो जाकर द्वारिका नगरी बसे। तो ये मगध का ये शक्तिशाली राजा था। हालांकि ये महाभारत काल का है, हमारे इसमें इतना उल्लेख नहीं आता। तो मगध के शक्तिशाली है वो राजवंश हुए थे, 3-4 राजवंश है वो महत्वपूर्ण हुए थे। उन राजवंशों की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। मगध के जो राजवंशों में पहली जो बात की जाती है वो हर्यक वंश आता है। कौन सा वंश आता है, हर्यक वंश है वो आता है। बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए, शक्तिशाली है वो राजा हुए थे। उसके बाद में है वो नाग वंश हुए थे। नाग वंश, महापद्म शिशुनाग वंश है, शिशुनाग हुआ था। तो शिशुनाग बहुत ही तगड़ा व्यक्ति है वो हुआ था, अमात्य शिशुनाग। फिर आगे जो अगला वंश आता है वो आता है हमारा नंद वंश, और इस नंद वंश के अंतर्गत जो अंतिम शासक था वो कौन था, घनानंद था। कौन थे, घनानंद, या इसको धनानंद भी कहते हैं। तो घनानंद को या धनानंद को एक ही बात है। तो घनानंद है वो हुआ था, और घनानंद है वो काफ़ी शक्तिशाली और अमीर है वो नंद वंश के राजा हुए थे। इनके पास में पैसे है वो बहुत ज़्यादा बड़े शक्तिशाली हुए थे नंद वंश के राजा। इसके बाद में है वो घनानंद को पराजित करता है एक व्यक्ति, और मौर्य वंश की है वो नींव रखता है। तो अगला जो वंश आता है वो आता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश का जो राजा जो संस्थापक था वो कौन था, चंद्रगुप्त है था। कौन था, चंद्रगुप्त। तो इसका जो संस्थापक आता है चंद्रगुप्त मौर्य है वो नाम आता है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त से एक संबंधित मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। चंद्रगुप्त नाम के 3 राजा हुए थे। कितने राजा हुए, 3 है वो चंद्रगुप्त हुए। 3 महत्वपूर्ण बात आते हैं, बाकी तो और भी है। जैसे एक आता है प्रथम आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो केवल यदि रख लिया जाए, आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था, तो गलत। आपको क्या करना पड़ेगा, चंद्रगुप्त मौर्य करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। एक और जो शक्तिशाली राजा आता है चंद्रगुप्त, वह गुप्त वंश का आता है, चंद्रगुप्त प्रथम। और वंश कौन सा है, गुप्त वंश है। कौन सा है, गुप्त वंश है। एक और जो चंद्रगुप्त आता है वो आता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, और यह भी किस वंश का आता है, गुप्त वंश का आता है। तो ये दोनों ही बाद में है, पहले मौर्य आ जाएगा चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त की है वो बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण वंश, इसमें से हमारा है वो ये पूछा जाएगा मौर्य वंश का है वो संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आरंभिक साम्राज्य, मगध और मौर्य वंश आते हैं। मौर्य वंश की मैंने कड़ी आपको पकड़ा दी, कड़ी को क्रमिक रूप से पकड़ते जाना। हड़प्पा के बाद वैदिक काल के बाद में 6ठी शताब्दी महाजनपद, महाजनपदों के बाद में है वो कालखंड कौन सा आता है, मौर्य। तो आज की क्लास मोटे तौर पर है वो हमारी यहीं पर है वो संपन्न हुई। तो साथ ही साथ में आप सारी जो क्लासें आपको इस तरफ है वो प्लेलिस्ट में मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप सारी क्लासों को क्रमिक रूप से है वो देखें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो ही आपको कोई क्लास आती तो उसकी जल्दी से आपको है वो अपडेट है वो मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट को जरूर खंगालें। एप्लीकेशन भी जल्दी आएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें हैं वो एक ही मंच के ऊपर चीज़ें मिलेगी, ताकि आपकी पढ़ाई है में सहूलियत हो। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।